हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं तुम्हारी 12th की बिजनेस स्टडीज के हाफ ईयरली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन को गलती से भी स्किप मत कर देना, क्योंकि ये ना जस्ट तुम्हारे हाफ ईयरली में बल्कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी तुम्हें रिपीट होते दिखाई देंगे। देखो, हाफ ईयरली की प्रिपरेशन तुमने अभी तक अच्छे से नहीं करी है, ये मुझे पता है। और अब तुम बहुत ज्यादा बर्डन में आ गए हो कि इतनी जल्दी करे तो क्या करे, कितना छोड़ें कितना करे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, मेजॉरिटी ऑफ तुम्हारा पेपर यहां से कवर हो जाएगा, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी जो बुक नंबर 1 है बिजनेस स्टडीज की, जो कि मैनेजमेंट वाली जो आपकी बुक है, जिसमें आपके कंट्रोलिंग वाले चैप्टर तक सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसी पीडीएफ में आपके लिए केस स्टडीज भी मैं लेकर के आई हूँ। हर चीज मैं करवाने वाली हूँ। अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके ले लेना। ठीक है, एमसीक्यूज मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं। एमसीक्यूज मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मैं हर रोज व्हाट्सएप पे 2 एमसीक्यूज डालती हूँ विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां से जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज मैं वहां पे डालती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को हमारे पहले चैप्टर के साथ, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये चीज याद रखनी होगी कि जो आपका बुक नंबर 1 है ना, वो पूरे का पूरा एक कतार में चल रहा है। बुक नंबर 1 जो है पूरी एक कतार में चल रही है। पहले मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, फिर आपको मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस के बारे में एक एक करके बताया जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें याद रखने वाली हैं। एक तो क्या, आपको डेफिनेशन सारी याद करनी पड़ेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट होंगी उन फंक्शंस की। ठीक है, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, कोऑर्डिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे। दूसरे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स मैं तुम्हें दे दूंगी, याद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्रोनियम्स तो याद हो जाएंगे। ठीक है, एक्रोनियम्स की मदद से सारे पॉइंटर्स याद करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि पेपर में तुम कितना ही बड़ा आंसर लिख के आ जाओ, मैंने देखा है बच्चे ना अपनी आंसर शीट निकलवाते हैं। ठीक है, रीचेकिंग के लिए निकलवाते हैं। पूरी आंसर शीट में उन्होंने पूरा पेज भरा हुआ है, 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा पेज भरा हुआ है। टीचर ने पूरा पेज काट के 0 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है? पूरा पेज बच्चे ने भरा, सोचो 10 मिनट लगाए भी होंगे पेपर में, और 0 नंबर मिले। क्यों मिला है? क्योंकि जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स ही सही नहीं लिखे थे। जो पॉइंट्स थे वही सही नहीं लिखे थे। जो आइडेंटिफाई किया था केस स्टडी में से वही सही नहीं किया था। आइडेंटिफाई गलत कर दिया, पूरा पेज ही गलत भर दिया, 0 मार्क्स। हेडिंग्स ही गलत लिख दी पॉइंट की, आगे एक्सप्लेनेशन कितनी मर्जी लिखते रहो, 0 मार्क्स। तो आइडेंटिफाई करना, पॉइंट्स को याद करना, एक्रोनियम्स को याद करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। हर एक चैप्टर की हर एक वीडियो में मैं एक्रोनियम्स के साथ तुम्हें बताती हूँ कैसे तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है चीजें, कैसे तुम्हें याद करनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मेरे पास आता है पहला चैप्टर, जिसमें मुझे याद करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे पेन कहाँ गया भाई? जिसमें मुझे क्या क्या याद करना है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट याद करनी है, और मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला जाता है याद करनी है। अगर तुम मेरे बच्चे ऑलरेडी तुम मेरे से पढ़ चुके हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा अभी सुन लो, एक्रोनियम बहुत आसान एक्रोनियम है, पर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे एक्रोनियम क्या होने वाला है हमारा। देखो, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की, इसका एक्रोनियम होगा गो मम्मी पापा गो टू CID। गो मम्मी पापा गो टू CID। गो मम्मी पापा गो टू CID। तो पहले जी से मेरे पास आएगा ग्रुप गोल डायमेंशन, गोल क्या बोल रही हूँ भाई मैं, पहले जी से मेरे पास आएगा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, की मैनेजमेंट को अपने गोल के लिए किया जाता है, गोल को पूरा करने के लिए किया जाता है। पी से पापा क्या है मेरे, परवेसिव, कि जो मैनेजमेंट है वो लगातार करी जाती है और हर एक जगह पे करी जाती है। मैनेजमेंट हर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह पे करी जाती है। एम से मेरे पास मम्मी क्या है मेरी, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट काम की करनी है, लोगों की करनी है, ऑपरेशन की करनी है। ऑपरेशन मतलब तुम्हारा प्रोडक्शन रिलेटेड काम, जो तुम फैक्ट्रीज में सामान बनाने का काम करते हो। पीपल मतलब तुम्हारे स्टाफ को हैंडल करना, उनको मैनेज करना। और वर्क मतलब तुम्हारे ऑफिस रिलेटेड जितने भी काम है उनको हैंडल करना। तो हर चीज को तुम मैनेज करते हो। फिर जी से मेरे पास आएगा ग्रुप एक्टिविटी, की मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। टॉप मिडिल लोअर हर लेवल को साथ मिलके एज अ ग्रुप, एज अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट। CID, सी से आएगा कंटिन्यूअस, कि लगातार करना पड़ेगा। एक बार कर लिया और हो गया नहीं, हर रोज सुबह उठते हो, हर रोज अपने दिन को, अपने हर एक चीज को मैनेज करते हो।
इनटैंजिबल, आई से इनटैंजिबल, मैनेजमेंट दिखती नहीं है, पर जब चीजें मैनेज हो जाती है ना तो फील होता है यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ा हल्का सा फील हो रहा है, बड़ा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सा फील हो रहा है, मेरा टाइम पे सारा काम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो फील होता है, दिखता नहीं है। डी से क्या है, डायनामिक, लगातार मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, उसके अकॉर्डिंग लगातार मेरी जो मैनेजमेंट है उसको भी बदलना पड़ता है, कभी ऑनलाइन करना है, कभी ऑफलाइन करना है, कभी गुस्से से हैंडल करना है, कभी प्यार से हैंडल करना है, कभी बहुत जल्दी में करना है, कभी आराम से बैठ के करना है। तो डायनामिक है, जगह जगह पे टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट बदलता है, मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट मल्टी फेसेटेड या मैं बोलूँ मल्टी डायमेंशनल है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे काम से रिलेटेड होती है, जो कि यूजुअली आपके ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं, उनसे रिलेटेड होता है कि अपने ऑफिस रिलेटेड अकाउंटिंग, सेल्स, सारे कामों को मैनेज करना, ताकि तुम अपने जो गोल्स है गोल्स को पूरा कर सको। अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना ताकि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से काम करें, तुम्हारी बात माने, वो मोटिवेटेड रहें, उनको सही लीडरशिप मिले, वो अच्छे से गोल पूरा कर सके। ऑपरेशंस का होता है प्रोडक्शन रिलेटेड काम होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन रिलेटेड कामों को भी अच्छे से मैनेज करो। ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, इसको एक्सप्लेन करें भैया क्या मैनेजमेंट साइंस है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हम जो पढ़ रहे हैं, पूरी पूरी किताब पढ़ रहे हैं, एमबीए में जाके पूरी मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो है भैया, बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे तुम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, प्रिंसिपल भी है इसके, हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ना चैप्टर नंबर 2 में, इसके भी प्रिंसिपल्स है, साइंस के भी प्रिंसिपल होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, मैंने केमिकल ए को केमिकल बी में मिक्स किया इसलिए वो कुछ धुआं उठा। तो कॉज की और इफेक्ट के बेसिस पे प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। साइंस में भी ऐसे ही होता है, मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये भी सच है। इसके जो प्रिंसिपल है वो वेरीफाई भी किए जा सकते हैं, ये भी सच है। ठीक है, पर ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस के भी प्रिंसिपल वेरीफाई करे जा सकते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी वेरीफाई किया जा सकता है, पर जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो क्या है, अप्लाइड साइंस है। वो क्या है, अप्लाइड साइंस है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स है ना वो इतने रिजिड नहीं है, वो इतना ज्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है जैसे प्योर साइंस के प्रिंसिपल होते हैं। मतलब अगर मेरे एम्प्लॉयज कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको मैं प्यार से भी मना सकती हूँ, गुस्से से भी मना सकती हूँ, पेनल्टी लगा के भी मना सकती हूँ, ठीक है, रिवॉर्ड दे के भी मना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। पर साइंस में ऐसा नहीं होता कि तुम 4-5 अलग ऑप्शन है। साइंस में ए को बी से मिक्स करा तो एक ही केमिकल बनेगा, तो वही बनेगा। साइंस के जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तुम चीजों के ऊपर, तुम गुड्स के ऊपर काम कर रहे हो साइंस में, पर मैनेजमेंट में तुम ह्यूमंस के ऊपर काम कर रहे हो। हर एक ह्यूमन अलग होता है ना। गुड्स तो सारी सेम ही होती है ना। आईफोन 15 है, 1000 आईफोन 15 ले आओ, सारे सेम होंगे। 1000 आदमियों को ले आओ, 1000 विमेन को ले आओ, सारे अलग होंगे। तो ह्यूमंस अलग है, इसलिए ह्यूमंस के ऊपर करे जाने वाली मैनेजमेंट भी थोड़ी अलग होती है, रिजिड नहीं होती। तो अप्लाइड साइंस है, प्योर साइंस तो मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? हाँ, मैनेजमेंट 100% एक आर्ट है। क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकल नॉलेज का, क्रिएटिविटी का, पर्सनल स्किल्स का। आर्ट, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए ना आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि कलर्स को कैसे मिक्स करना है, गिटार की कॉर्ड्स को कैसे बजाना है, सिंगिंग करनी है तो कैसे करनी है, डांस के स्टेप्स को कैसे करना है। तो पहली चीज कुछ एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट में भी मैनेजमेंट में भी। तो मैच हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। गिटार तो 1000 लोगों को बजाना आता है, हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। गाना गाना हजारों को आता है, हर कोई अरिजीत सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिएटिविटी है उसके अंदर। ठीक है, पर्सनल स्किल्स हैं उनके। पर्सनल स्किल्स आपको कैसे आते हैं? टाइम टू टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हो। सेम चीज मैनेजमेंट के साथ है। हजारों लोग बिजनेस चला रहे हैं, हर कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हर किसी को मैनेजमेंट के अंदर क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, अपने पर्सनल स्किल्स दिखाने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट 100% एक आर्ट की तरह एक कला है। मैनेज करना भी एक कला ही है। ठीक है, सो अ मैनेजर्स एबिलिटी टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट सिचुएशन इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो जी हाँ, कंक्लूजन में क्या समझ आता है कि मैनेजमेंट एक ब्लेंड है, आर्ट का भी, साइंस का भी। वो साइंस की तरह एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, और जो क्रिएटिविटी और पर्सनल स्किल एक आर्ट की तरह चाहिए वो भी मैनेजमेंट के अंदर है। तो मैनेजमेंट दोनों का ही एक मिक्सचर है।
चलो अगला मेरे पास आता है केस स्टडी, जिसमें मुझे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनके फंक्शंस को बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने क्या करी, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद केस स्टडी पे जाऊंगी। दूसरी चीज मैंने ये समझी कि मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना क्या है। इस केस स्टडी में मुझे हंड्रेड्स ऑफ चीजें मिल सकती है, मेरे को सिर्फ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है। मेरे दिमाग में आ चुका है कि टॉप, मिडिल और लोअर तीनों में से कोई एक ही तीनों में से कोई एक या दो होने वाली है, ठीक है। लिस्ट टू फंक्शन, फंक्शंस को मुझे सिर्फ लिस्ट करना है, फंक्शन मुझे आइडेंटिफाई नहीं करने हैं। वो मैं कोई भी अपनी तरफ से बता सकती हूँ, कोई भी अपनी तरफ से बता सकती हूँ फंक्शन। यहां से ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई नहीं लिखा है, ठीक है। चलो रोहन एक सीईओ है, सीईओ पढ़ते ही मुझे समझ आ जाएगा कि रोहन जो है वो टॉप लेवल पे काम करता है। तो मैंने, अगर तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी, वैसे तो मैंने वीडियो में भी बहुत अच्छे समझाया है, एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ। अगर तुम टॉप लेवल पे हो तो तुम्हारे को चीफ लेवल की कोई भी पोजीशन आ जाए, बोर्ड लेवल की कोई भी पोजीशन आ जाए, कुछ भी ऐसा लिखा आ जाए कि तुम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहे हो, तुम प्लान्स को बना रहे हो, पॉलिसीज को बना रहे हो, तुम सोसाइटी के भले करने के बारे में सोच रहे हो, तुम कंपनी के बजट को अप्रूव कर रहे हो, अगर ये सारी चीजें लिखी आती हैं तो तुम टॉप लेवल के अंदर हो। मिडिल लेवल में सिर्फ एक चीज लिखी आएगी, वो आएगा तुम्हारे डिपार्टमेंट का नाम, या तो कोई एक डिपार्टमेंट का नाम लिख देगा, अकाउंट्स, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, और बोल देगा कि तुम उस डिपार्टमेंट के मैनेजर हो। ये सीधा ही वर्ड लिख देगा डिपार्टमेंटल मैनेजर, तो तुम मिडिल लेवल में आते हो। ये एक लिंक है टॉप और लोअर के बीच में, यहां से बात करके यहां तक पहुंच जाता है। इसका काम होता है लोअर लेवल तक बातें पहुंचाना, लोअर लेवल से पॉलिसीज को, प्लान्स को इंप्लीमेंट करवाना। लोअर लेवल के सबसे पहली चीज तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे कि इसको शॉप फ्लोर लेवल बोला जाता है, ऑपरेशनल लेवल बोला जाता है, 3-4 इसके नाम है, पहले वो याद रखो। फिर याद रखो कि इसका काम होता है एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ मिलना जुलना और उनसे काम करवाना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो चीफ लेवल का नाम आ गया, तो ये पक्का टॉप लेवल है। क्या रोहन टॉप लेवल है? ठीक है, फंक्शंस ऑफ रोहन, रोहन टॉप लेवल है, ठीक है। As of a multinational company, he ensures plans are executed correctly, takes responsibility for the company's performance। देखो पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला ना ओवरऑल, जब भी आ जाएगी पूरी कंपनी का ये, पूरी कंपनी का वो, ठीक है। अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। राहुल वर्क्स एज अ प्लांट सुपरिंटेंडेंट। अब राहुल क्या है, एक प्लांट का सुपरिंटेंडेंट है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी आउटपुट, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो मैंने बोला जब भी एक्चुअल वर्क फोर्स की बात आ जाए तो वो सीधा लोअर लेवल पे बात पहुंच जाती है। मिडिल लेवल या लोअर लेवल, वैसे तो पहली चीज, मिडिल लेवल और टॉप लेवल तो प्लांट लेवल पे जाते ही नहीं, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ठीक है। लोअर लेवल जो है वो फैक्ट्री लेवल पे जाता है, प्लांट लेवल पे जाता है, एक्चुअल वर्कफोर्स से काम करवाता है, उनको सुपरवाइज करता है, ठीक है। वर्क से सुपरिटेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी आउटपुट, ठीक है, और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ये सारा काम लोअर लेवल का ही होता है, ठीक है। देखो रोहन एक टॉप लेवल का है, राहुल एक सुपरवाइजरी ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल का बंदा है। इसको सुपरवाइजरी बोल दो, ऑपरेशनल बोल दो, लोअर लेवल बोल दो, शॉप फ्लोर लेवल बोल सकते हो, ठीक है। टॉप लेवल क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर लोअर लेवल सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जो वर्कर्स हैं उनके काम के लिए, उनके क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लिए काम करता है लोअर लेवल, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, शॉप फ्लोर लेवल, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी 4 प्रिंसिपल्स आपको मैनेजमेंट के एक्सप्लेन करने हैं, मैंने 4 एक्सप्लेन करे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इनके बारे में पूछा जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, एक इंसान को एक टाइम पे एक ही सीनियर जो है ऑर्डर दे सकता है, एक टाइम पे आपको एक से ज्यादा सीनियर ऑर्डर्स नहीं दे सकते। अगर एक से ज्यादा लोगों ने आपको सेम टाइम पे ऑर्डर दे दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, है ना। तो प्रिंसिपल स्टेट करते हैं कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए एक टाइम पे। अगर वो ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर उसको मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, सीनियर्स की आपस में लड़ाई हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि अगर तुम्हें टोटल एक कपड़ा बनाना है, इस कपड़े को बनाने की 4 स्टेजेस हो सकती हैं, हर स्टेज के लिए एक एक बंदा लगा दो, रादर दैन कि तुम बोलो एक ही बंदा पूरा कपड़ा बनाए और चारों काम करे। हर स्टेज के लिए एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल रख दो, हर स्टेज के लिए एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल रख दो, इसी को बोला जा रहा है डिवीजन ऑफ वर्क। इससे जो है हर बंदा अपनी स्टेज के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा और वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर स्टेज का काम कर पाएगा,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पूरा काम जो है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दो, हर टास्क एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को दे दो, इससे स्पेशलाइजेशन आती है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी आती है। डिसिप्लिन का तो सिंपल मतलब है कि कोई रूल्स तोड़ेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने को सबको बोलना है। इससे ओबीडियंस आती है, रूल्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो है वो फॉलो होता है, इसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी रखना, किसी के बीच में भी भेदभाव ना करना, किसी भी बेसिस पे, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे, या ये मेरा सगा संबंधी है इसके बेसिस पे नहीं, इक्वालिटी रखो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ठीक है। एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या फर्क है? जो टेलर था ना वो फैक्ट्री लेवल पे ज्यादा फोकस करता था, जो हेनरी फ्योल था ना वो ऑफिस लेवल पे ज्यादा फोकस करता था, ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। आगे देखो, पर्सपेक्टिव, ये फोकस करता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी एट शॉप फ्लोर लेवल, यानी कि फैक्ट्री लेवल, शॉप फ्लोर लोअर लेवल, जहाँ पे वर्कर्स के ऊपर जो लोअर लेवल होती है हमारी, है ना, तो ये फैक्ट्री लेवल पे काम करता है। ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ये ऑफिस लेवल पे काम करता है। उसका फोकस था वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने पे, इसका फोकस था मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने पे। अगेन वहां पे वर्कर्स है फैक्ट्री में, ऑफिस में है ना मैनेजर्स हैं, तो ये मैनेजर्स पे फोकस कर रहे हैं, वो वर्कर्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशलाइज सिचुएशंस में इसके एप्लीकेबल है, पर इसके यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं। पर जो एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स है वो स्पेसिफिकली एक फैक्ट्री में, अब जैसे मैं तो पढ़ाती हूँ, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, तो मुझे एफडब्ल्यू टेलर की कोई जरूरत नहीं है, पर हेनरी फ्योल की जरूरत हर एक बिजनेस में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डेवलप थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एफडब्ल्यू टेलर ने जितने भी अपने बनाए हैं ना प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, उसने बहुत ज्यादा इन डेप्थ एक्सपेरिमेंट करके बनाए हैं, पर हेनरी फ्योल ने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हैं, ठीक है। इसकी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो एग्जाम्पल तो आपको ये पता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल केस स्टडी देखते हैं, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल है? 14 प्रिंसिपल है, कोई एक प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है और उससे क्या होगा मुझे ये बताना है। एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, उसने बोला कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। एट द सेम टाइम हिज अदर सुपरवाइजर, किसी दूसरे सुपरवाइजर ने बोला कि काम को स्लो डाउन करो ताकि वेस्टेज ना हो। अब तुम बताओ क्या हो रहा है? एक ही बंदा है, उस बंदे को कोई कह रहा है काम तेज करो, दूसरा बंदा कह रहा है काम हौली करो, तो इसके ऊपर तो दो दो बंदे आ गए सेम ही टाइम पे, तो यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट हो गया। तो ये बेचारा अब तेज करे कि धीरे करे इसको समझ ही नहीं आ रहा, तेज करा तो दूसरा गुस्सा हो जाएगा, धीरे करा तो पहला गुस्सा हो जाएगा, तो करे क्या, तो यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट हुआ है और इससे कंफ्यूजन होगी, लड़ाई होगी आपस में, ठीक है। जो सुपरवाइजर है उनकी आपस में लड़ाई होगी, सुपरवाइजर का जो है उसको ईगो उसकी हर्ट हो सकती है कि मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को हमें मिल सकती हैं। फिर एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में जो मेरे पास जो है डायमेंशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। डायमेंशंस का एक्रोनियम क्या है? स्पेल्ड, SPELT। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं उनका एक्रोनियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर में कोई तुमसे नहीं बोलेगा कि लाइन वाइज मुझे सारे के सारे प्रिंसिपल्स बताओ, कोई नहीं बोलने वाले, कोई नहीं बोलेगा पेपर में कि सारे 14 प्रिंसिपल्स लाइन वाइज लिख के बताओ। इनफैक्ट नोबडी विल आस्क कि सारे 14 बताओ इन एनी ऑर्डर। आपको या तो वैसे तो केस स्टडी ही आती है कि केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करके बताओ, उसके लिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें नहीं जरूरत एक्रोनियम याद करने की, या फिर बोल देगा कोई भी दो, कोई भी 3 बता दो, या फिर वो नाम दे देगा कि यूनिटी ऑफ कमांड ही बताओ। तो इन एनी केस तुम्हें प्रिंसिपल्स के बारे में एक्रोनियम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, गलती से भी उस पर टाइम दिमाग वेस्ट मत करना। चले आगे, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस के लिए मैंने क्या आपको बताया? स्पेल्ड, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। आई हैव स्पेल्ड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है भैया? पैसे से रिलेटेड सब कुछ। आप अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर का नाम लिख देना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आता है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं, हो गई बात। गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को
हैम्पर कर सकती है, उसको जो है अफेक्ट कर सकती है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि मेरी सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन वैल्यूज कैसे हैं, ठीक है। अगर किसी सोसाइटी में किसी भगवान की पूजा होती है, तुम गलती से भी उस सोसाइटी में जाके उनके जो है भगवान के अगेंस्ट बोलोगे, अगर तुम्हारा बिजनेस छोड़ो, तुम भी खत्म हो सकते हो भैया, ऐसी हालत है ना। तो तुम किसी के भी बिलीफ्स को हर्ट मत करो, और जिस भी कंट्री में, जिस भी शहर में जा रहे हो, वहां के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बिजनेस करो, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, आजकल एआई आ गए, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, तुम भी खुद को इंप्रूव करो। अगर नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा। पॉलिटिक्स में जैसे भी चेंजेस आते हैं, तुम उसे अकॉर्डिंग खुद को चेंज करो। अगर सरकार बदल गई, सरकार ने पॉलिसी बदल दी, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दिया, जीएसटी को भी चेंज कर दिया, है ना, तो कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तुम अपने बिजनेस को चेंज करो। अब मोदी जी का ट्रंप के साथ कैसा रिश्ता है, ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए, ठीक है। क्यों लगा दिए? क्योंकि ट्रंप और मोदी जी की बनी नहीं है ना, इसलिए ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए, ठीक है। तो अब इससे तुम्हारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट होगा। जिस भी चीज पे टैरिफ ज्यादा लगे हैं उसको डायरेक्टली अफेक्ट होगा, जिस भी चीज पे जीएसटी बढ़ाया गया है उसको डायरेक्टली अफेक्ट होगा। सो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑलवेज ऑन कि कब कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि तुम उस अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को, अपने प्राइजेस को, अपनी हर चीज को चेंज कर सको, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट, सरकार ने लॉ बदल दिया, कोई नया लॉ ले आई, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है पॉलिटिक्स और लीगल के बीच में होती है। तो अगर बात आ जाए कि किसी कोर्ट ने कुछ किया है, तो वो लीगल है। अगर बात आ जाए सीधा सीधा कोई लॉ ही बना दिया है, हमारे पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है, तो वो लीगल है। पर अगर बात आती है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया है, किसी, अगर मैं कहती हूँ मिनिस्टर ने कुछ कर दिया है, हमारे देश के फॉरेन रिलेशन कैसे हैं, तो ये सब कुछ पॉलिटिक्स में आता है। हमारे देश के फॉरेन रिलेशन कैसे हैं, ये सब कुछ पॉलिटिक्स में आता है। ये इसका क्वेश्चन मुझे बहुत पूछते हैं बच्चे कि मैम हमारे देश के दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन है, तो लीगल में आना चाहिए कि हमारे देश का लॉ। नहीं बेटा, नहीं। जैसे ही हमारे देश का और दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चेंज होगा, वैसे ही हर देश के रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बदलती है कोई भी दो देशों में, उनके रिश्ते भी बदलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी है जो फॉरेन रिलेशंस को जो है ड्राइव करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। जैसे ही ट्रंप आया है, यूएसए के रिलेशन पूरी दुनिया के साथ खराब हो गए हैं। सो इट इज नॉट द लॉ ऑफ यूएसए, इट इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ यूएसए। सो इट्स पॉलिटिक्स, इट्स नॉट लॉ, ठीक है। चलो, तो कोई भी लॉ की, एक्ट की, किसी भी कोर्ट की बात आ जाए तो वहां पे लीगल है। किसी भी मिनिस्टर की बात आ जाए, हमारे देश का फॉरेन रिलेशन विद अदर, वो हमेशा पॉलिटिक्स में आता है, ठीक है। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिलती है कि हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है, हमारे गोल को पूरा करने के लिए, वो हमें प्लानिंग से बताया जाता है। देखो, सीधी बात है, अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हें बेटा 90% लाने हैं, तो तुम्हारा प्लान अलग होगा। अगर मैं कहती हूँ 99% लाने हैं, तुम्हारा प्लान अलग होगा, अलग होगा, ठीक है। तुम नहीं कर सकते कि भैया ऐसे ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट चीजें देख ली और उसके बेसिस पे 99 ले, उसके बेसिस पे 90 ला सकते हो। आई कैन गारंटी दैट। मैं भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर से एक दो दिन पहले देती हूँ, जिसके बेसिस पे तुम 90% आराम से ला सकते हो। बट इफ यू वांट 99% लाना है, उसके लिए तुम्हें पूरी इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक की एक एक लाइन, एक एक चीज ढांढनी पड़ेगी, एक एक चीज याद करनी पड़ेगी। सो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस बारे में प्लान बना रहे हो। तुम्हारा प्लान जो वो टोटली डिफर कर जाएगा, जैसे तुम्हारे गोल्स डिफर करेंगे। तो जो प्लान है वो तुम्हें डायरेक्शन देता है कि तुम जिस भी गोल की तरफ जा रहे हो उसकी तरफ कैसे जाना है, ठीक है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम कर देता है, अनसर्टिनिटीज को कम कर देता है। क्योंकि जब तुम प्लान कर रहे हो ना, तुम ऑलरेडी सब कुछ सोच समझ के प्लान कर रहे हो। एक महीना पढ़ना है, 95% लाने हैं, पर इस महीने में ना शादी भी आ रही है, तो 2 दिन वहां खराब होंगे, तो इन 2 दिन को कंपनसेट करने के लिए इन 2 दिन को एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। तो ये मैं ऑलरेडी फ्यूचर में होने वाली चीजों को एंटिसिपेट कर रही हूँ और उनके लिए पहले ही प्लान बना रही हूँ। तो फ्यूचर में मुझे डर नहीं लगेगा, हाय अब ये हो गया, हाय मेरे तो 2 दिन खराब हो जाएंगे, हाय मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं, मैंने तो पहले ही सोच रखा था, ये तो होना ही था, ठीक है।
ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस किया जाता है। जब मैंने प्लान बना रखा है अकाउंट्स इतना, इको इतना, बीएसटी इतना 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 पढ़ना है, तो मैं कभी भी ओवरलैप नहीं करूंगी कि अकाउंट्स की बार बार पढ़ी जा रही हूँ, इको बिजनेस को हाथ ही नहीं लगाए। नहीं, मैं अच्छे से प्लान हूँ, मुझे पता है मुझे कब क्या पढ़ना है। मैं तो भैया शहनशाह हूँ, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट हो रहे हैं यार। इस चैप्टर और इस चैप्टर में ना और का क्वेश्चन आएगा, एडमिशन और रिटायर, आई थिंक एडमिशन और रिटायरमेंट का ही होता था कि इनका 6 नंबर का क्वेश्चन और में आएगा। तो अगर मैं एडमिशन छोड़ दूं और सिर्फ रिटायरमेंट पे फोकस करूं तो मेरे को 6 नंबर भी मिल जाएंगे और मेरा एक चैप्टर भी बच जाएगा। तो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि कैसे कैसे हम चीजें छोड़ सकते हैं, कैसे कैसे हम चिटिंग कर सकते हैं, कैसे कैसे हम जल्दी जल्दी काम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन भी प्लान के बेसिस पर ही लोगे ना कि हाँ अब मुझे प्लान बना लिया है, अब मैं डिसीजन लेता हूँ मुझे पढ़ना शुरू कब से करना है। वरना तो एक रील देख लेता हूँ शुरू करूंगा, एक चैप्टर एक मूवी देख लेता हूँ फिर शुरू करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, जब तुम प्लान बनाओगे प्लान के बेसिस पे ही तुम कंट्रोल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्लान ही तुम्हें गोल देता है। तुमने गोल रखा है 95% लाना है, तुम्हारे आए हैं 90%, तो तुम्हें पता है कि खराब आए हैं। अगर तुमने गोल ही नहीं रखा था फिर तो 90% में 3 बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें जब फ्यूचर में जाके कंट्रोल करना है उसके लिए पहले गोल चाहिए, प्लान चाहिए, उसके बिना फ्यूचर में जाके कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन बतानी है मुझे प्लानिंग की ढूंढ कर, ठीक है। सीईओ ने डिसाइड किया है कि वो एक नई लाइन ऑफ विंटर वियर निकालेगा, उसने एक प्लान भी डिसाइड किया था, ठीक है, जिसके अंदर उसने सब कुछ डिसाइड किया था। पर एक सडन चेंज आ गया फैशन ट्रेंड्स में जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ह्यूज लॉसेस हो गए कंपनी को। तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, हमने तो फ्यूचर के लिए सब कुछ प्लान कर लिया था, हमने तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारा कुछ कर भी लिया था, पर एकदम से सडनली चेंज आ गया, सडनली चेंज आ गया। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो प्लान है ना वो डायनामिक एनवायरनमेंट में ना वर्क नहीं करता। प्लानिंग ना रिजिड होती है, प्लानिंग ना रिजिड होती है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। तुमने अपना पूरा प्लान बना लिया था, पेपर से 4 दिन पहले जाके तुम बीमार हो गए, सारा पढ़ लिख के भी तुम अच्छे नंबर नहीं ला पाए क्योंकि तुम बीमार हो गए, तो तुम कुछ नहीं कर सकते भैया, कुछ नहीं कर सकते। प्लान किए कराएगा, किया कराया सब पानी में गया। क्यों? क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। प्लानिंग तो तुमने पहले ही सोच लिया ना कि अगले 1 महीने में ऐसा ऐसा करूंगा, पर तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना सब कुछ, कुछ ऐसा हो गया कि तुम कर ही नहीं पाए तो तुम नहीं कुछ कर सकते। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग जो है यूजलेस हो जाती है क्योंकि प्लानिंग बहुत रिजिड है। और क्या क्या लिमिटेशन है, प्लानिंग में बहुत कॉस्ट लगता है। आप तो भैया पेन पेपर पे लिख रहे हो बैठ के, कंपनी की प्लानिंग करने के लिए चाहिए होता है सीईओ जो लेता है करोड़ों में सैलरी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है प्लानिंग में और क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि तुमने ना पहले ही एक प्लान बना के बता दिया अपने एम्प्लॉयज को कि ऐसा ऐसा ही करना है। अब एम्प्लॉय चाहकर भी उस प्लान के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे एम्प्लॉय के पास बढ़िया आइडिया हो पर वो प्लान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशंस है प्लानिंग की। ऑर्गेनाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का आता ही आता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें तुम अपने काम के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें तुम अपने प्रोडक्ट्स के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो, ठीक हो गई बात। इसमें सिमिलर काम के बेसिस पे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, अलग अलग कामों के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। पर इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे जैसे कि कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, उनके बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज हो जाओगे, इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाओगे। जैसे कि अगर मैं करती हूँ कि 11th का एक, 12th का एक, और अगर मैं 11th की हेड हूं तो मैं पूरी 11th के लिए स्पेशलाइज हो जाऊंगी। या फिर हम कर सकते हैं अकाउंट सीखो बिजनेस, तो मैं पूरी बिजनेस स्टडीज 11 12 दोनों की बिजनेस स्टडीज की स्पेशलाइज हो जाऊंगी। तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे एक काम के बेसिस पे करना है, एक प्रोडक्ट के बेसिस पे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया जी अब मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ 11th की भी 12th की भी, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या पता भैया कि बच्चे 11th वाले खराब थे, 11th का स्कोप ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसमें मुझे पता नहीं है कि दोनों में से किस प्रोडक्ट की गलती है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम ही टीचर बिजनेस पढ़ा रहे हैं। पर अगर मैंने कर दिया कि 11th एक साइड 12th एक साइड, तो 11th में अगर गलती निकली उसका 12th पे कोई असर नहीं होगा। मुझे पता है कि 12th की बिजनेस वाली टीचर तो अच्छी है, 11th की बिजनेस में कुछ पंगा है।
समझ रहे हो? तो अगर मैं फंक्शंस के बेसिस पर जो है करती हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ही नहीं सकती। क्या पता वो सिर्फ 11th के बच्चों की ही गलती हो कि 11th के अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि बिजनेस वाले टीचर ने तो 12th को भी पढ़ाया। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकती टीचर पे, पर जब मैंने उसको सेपरेट कर दिया तब मुझे पता है कि 12th तो बिल्कुल सही है, 11th में कुछ कमी है, तो मैं 11th पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है हम हर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट तो सही है भैया, तेरे ही प्रोडक्ट में कमी है, ठीक है। तो जब फंक्शनल कहाँ पे करोगे, जब तुम्हारे पास ज्यादा प्रोडक्ट है ही नहीं तो तुम फंक्शन के बेसिस पर ही तो डिवाइड करोगे। जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है तो तुम ऑब्वियसली डिवीजन कैसे करोगे, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट करोगे। तो अगर छोटा सा बिजनेस है, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो फंक्शनल वहां पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्ट टू डेवलप मैनेजर्स एज दे हैव लिमिटेड एक्सपोजर। फंक्शनल में अगर तुम काम कर रहे हो ना तो एक मैनेजर ना बहुत मुश्किल से बनता है। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही रोल में काम करती रही उम्र भर, दूसरे रोल का मुझे पता ही नहीं, दूसरे प्रोडक्ट का मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर के लिए थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर है। पर अगर तुम एक पूरा प्रोडक्ट दे रहे हो किसी मैनेजर को, तो उस मैनेजर को पूरे प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं सिर्फ 11th सिर्फ बिजनेस ले रही हूँ तो मुझे सिर्फ बिजनेस की जानकारी होगी, पर अगर मैं पूरा 11th क्लास को हेड कर रही हूँ तो मुझे अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों की जानकारी हो जाएगी 11th क्लास के अंदर, ठीक है। चले आगे, फिर से केस स्टडी है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल, ठीक है। तो जब भी आ जाए फंक्शनल, जब भी आ जाए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताना है, तो स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, फंक्शनल या डिविजनल, ठीक है। तो वो कौन सा अडॉप्ट करें हम, ठीक है। कंपनी प्रोड्यूसिंग स्टेशनरी हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इनटू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यहीं से तुम्हें समझ आ गया होगा, अभी स्टेशनरी बनाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जा रहे हैं। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो तुम्हें ऑब्वियसली डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। न्यू बिजनेस लाइन आ रही है तो तुम्हें ऑब्वियसली डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हर डिविजन का अंदर जो है सेपरेटली इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने खुद के फंक्शनल डिपार्टमेंट होने चाहिए। हर डिवीजन के अंदर खुद के फंक्शनल डिपार्टमेंट होने चाहिए। मतलब कि एक स्टेशनरी होगा और एक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक होगा। स्टेशनरी के अंदर भी अकाउंट्स है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, परचेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी अपना सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दिस। मतलब कि फंक्शनल वाला तो रहेगा ही रहेगा, काम के बेसिस पे जो डिवीजन होगी वो डिवीजन तो होगी ही होगी। प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन तभी करोगे जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, हर एक बिजनेस में फंक्शनल स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। काम के बेसिस पे तो हर कोई डिपार्टमेंट बनाता ही बनाता है, पर डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ वही हो सकता है जहां पे प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होने वाले हैं। ठीक हो गई बात? चले आगे। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग का क्या मतलब है कि अपनी कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को तुम लेके आ रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, है ना। स्टाफिंग से क्या होता है, तुम्हें अच्छे कंपिटेंट लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे से तुम्हारे कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होती है स्टाफ की, क्योंकि तुम अच्छे से स्टाफिंग कर रहे हो, यानी तुम उनको अच्छे से सिलेक्ट किया था, अच्छे से ट्रेन भी किया था, अच्छे से सैलरी भी दे रहे हो, तो जो तुम्हारे एम्प्लॉयज हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। बिना एम्प्लॉयज के कोई भी कंपनी सर्वाइव और ग्रो नहीं कर सकती। तो तुम अगर चाहते हो तुम्हारी कंपनी सर्वाइव करे, ग्रो करे, तो तुम्हें भैया जी अच्छे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, और अच्छे एम्प्लॉयज तभी रखोगे जब तुम अच्छे से स्टाफिंग करोगे, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी तभी होगी जब स्टाफिंग अच्छे से करोगे, क्योंकि स्टाफिंग तुम्हें बताता है कि 4 ही लोगों की जरूरत है, उससे ज्यादा मत लाना वरना पैसे बर्बाद है, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन और मोराल बढ़ता है एम्प्लॉयज का, क्योंकि तुम उनको अच्छी सैलरी देते हो स्टाफिंग के अंदर, तो एम्प्लॉयज भी खुश होते हैं, ठीक है। चलो फिर से केस स्टडी है मेरे पास। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट सोर्स। रिक्रूटमेंट के सोर्स के बारे में बताना है। रिक्रूटमेंट सोर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। This company wants to fill the vacant position of marketing head. The company's HR manager has decided to use the company's website and job portals to find suitable candidate. इसने क्या किया है, देखो भैया, मार्केटिंग का हेड है, इसको अपनी वेकेंट पोजीशन भरनी है,
ठीक है। तो यानी कि अब ये रिक्रूटमेंट करने जाएगा, ये लोगों को बताएगा कि मेरे पास वेकेंट पोजीशन है। अब इसने क्या किया, इसका जो एचआर मैनेजर था उसने कंपनी की वेबसाइट पे और जॉब पोर्टल पे डाला है कि उसको सूटेबल कैंडिडेट चाहिए। तो ये एक तो पहली चीज इंटरनल तो नहीं है, क्योंकि ये बाहर से लाने जा रहा है, तो है तो ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी क्या है, ये वेब पब्लिशिंग की तरफ जा रहा है कि वेबसाइट्स पे गूगल पे डाल रहा है, ठीक है। वेब पब्लिशिंग की तरफ जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स में भी, ठीक है। क्यों क्यों जा रहा है एक्सटर्नल की तरफ, क्या मेरिट्स हैं, वाइडर चॉइस मिलती है और फ्रेश टैलेंट मेरी कंपनी में आता है। कंपनी के अंदर से ही अगर मैं किसी को प्रमोट कर दूंगी तो मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं होगी, बहुत कम लोग होते हैं कंपनी के अंदर, बाहर हजारों की एप्लीकेशंस आएंगी। फ्रेश टैलेंट आएगा कंपनी के अंदर, तो सेम वही दो चार पुराने ही लोग हैं, बाहर से फ्रेश लोग आएंगे जो फ्रेशली अभी के अभी ग्रेजुएट हो रखे हैं, ठीक है। नए चेहरे आएंगे, देखने को मिलेंगे कंपनी में। चलो, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्टिंग की वजह से तुम एक्शंस को इनिशिएट करते हो। एक्शन तभी ले सकते हैं एम्प्लॉइज जब तुम उनको मोटिवेट करोगे, उनको लीड करोगे, उनको सुपरवाइज करोगे, उनसे काम कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है डायरेक्टिंग। मतलब कि सारे एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को साथ में जोड़ के एक गोल की तरफ बढ़ाने का काम करता है डायरेक्टिंग, ठीक है। एम्प्लॉइज को गाइड करता है कि उनको एक्शन कैसे लेना है, उनको काम कैसे करना है। चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। अगर तुम्हारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो तुम कल को कंपनी में कुछ भी चेंज लाना चाहोगे, एम्प्लॉइज खुशी खुशी तुम्हें वो चेंजेस लाने देंगे, ठीक है। एम्प्लॉइज को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन को उनके गोल्स अचीव करने में मदद करता है डायरेक्टिंग। अच्छा, केस स्टडी क्या है, दो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव बताने हैं जो एम्प्लॉइज को हमने दिए हैं। एम्प्लॉइज हाईली मोटिवेटेड है, मैनेजर उनको हाई सैलरी देता है, बोनस देता है और भी मॉनेटरी इंसेंटिव देता है। कंपनी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी देती है जैसे कि रिकॉग्निशन और गुड वर्किंग कंडीशन। तो तुम उनको मॉनेटरी इंसेंटिव भी दे रहे हो यानी पैसे की फॉर्म में, है ना, सैलरी भी दे रहे हो, बोनस भी दे रहे हो, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी दे रहे हो कि तुम उनको उनके काम के लिए रिकॉग्नाइज करते हो कि यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और उनको अच्छी साफ सुथरी वर्किंग कंडीशंस भी देते हो, ठीक है ना। फिर नॉन मॉनेटरी की और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जॉब एनरिचमेंट, यानी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाओ कि लोगों को काम करने में मजा आए। करियर में आगे एडवांस करने की अपॉर्चुनिटीज दो, उनको ट्रेन करो, उनको डेवलप करो ताकि लोग और आगे बढ़ सकें। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिश्ता क्या है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरलिंक्ड है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती क्योंकि गोल ही नहीं पता होगा। कंट्रोलिंग के बिना दोबारा प्लान नहीं कर सकते क्योंकि जब जो पीछे गलतियां करी हैं उन्हीं को ठीक करने के लिए तो आगे प्लान करोगे। प्लानिंग आगे देखता है, फ्यूचर के बारे में प्लान करता है, लेकिन जो पीछे गलतियां करी उनको देख के ही आगे के लिए प्लान करता है। कंट्रोलिंग पीछे वाला देखता है कि पीछे क्या गलती करी, उसको कंट्रोल करता है और आगे की प्लानिंग के लिए एक बेस बना के देता है कंट्रोलिंग। तो दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग एक प्रिस्क्रिप्शन दे देता है कि भैया अगर तुम्हें ठीक होना है तो ऐसे ऐसे करो। कंट्रोलिंग उसको चेक करता है कि अब इन्होंने क्या ऐसा किया, क्या अब ये ठीक हुए या नहीं हुए। कंट्रोलिंग इनपुट देता है प्लानिंग को कि भैया ये गलती करी है, इस हिसाब से ही अगला प्लान बनाइयो, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में, अब ये देखते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टारगेट था 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। एंड ऑफ द मंथ में एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 8,000 यूनिट्स की हुई। मैनेजर ने आइडेंटिफाई करे रीजंस कि भैया ऐसा क्यों हुआ और फिर मैनेजमेंट ने करेक्टिव एक्शन भी लिए। अगर तुमने देखा कि सोचा इतना था हुआ इतना, मतलब तुमने क्या किया है, कंट्रोल किया है और उस पर करेक्टिव एक्शन भी ले लिया, तो तुमने कंट्रोल किया है। क्योंकि प्लानिंग तो बताएगा कि 10,000 यूनिट बनाने हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग मदद करेंगे कि 10,000 यूनिट कैसे बनाए जाएं। पर अगर यूनिट बन गए और अब तुम पीछे देख रहे हो कि कितने बनाने थे, कितने बने और आगे के लिए सही कर रहे हो, तो अब तुम कंट्रोलिंग कर रहे हो, करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो कंट्रोलिंग कर रहे हो। स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग के, तो कंट्रोलिंग के लिए मैंने क्या तुम्हें एक्रोनियम दिया हुआ है, सर मुझे कंट्रोलिंग आती थी। सर आपको पूछे बेटा पेपर में कंट्रोलिंग का पेपर आया था, कंट्रोलिंग का क्वेश्चन आया था, क्या तुम्हें आता था? हाँ सर मुझे कंट्रोलिंग आती थी, सर मुझे कंट्रोलिंग आती थी। तो SMCAT ये है मेरा एक्रोनियम ऑफ कंट्रोलिंग,
ठीक है। द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन कौन कौन से हैं? परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट करना कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि मैंने 8,000 यूनिट बनाए हैं, फिर मैंने कंपेयर किया कि एक्चुअल में -2,000 यूनिट है, मेरा 2,000 यूनिट का लॉस है, 2,000 यूनिट कम बनाए, कंपेयर किया, फिर तुमने डेविएशन को एनालाइज किया कि भैया जो 2,000 यूनिट कम पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं, उसके रीजंस इसने फाइंड आउट करे, इसने रीजंस को फाइंड आउट किया, और फिर इसने क्या किया, मैनेजर ने करेक्टिव एक्शन भी लिया ताकि आगे से ये 2,000 यूनिट कम ना बचे, इसने करेक्टिव एक्शन भी आगे से ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पे हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त। इसके अलावा कुछ एक और केस स्टडीज के भी ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्रोनियम्स के ऊपर भी वीडियोस आएंगी, हर चीज के ऊपर रेगुलरली मैं वीडियोस लाने वाली हूँ। अभी मैंने तुम्हारे लिए बहुत बेसिक ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाए हैं जो कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, पूरे चैप्टर को अगर तुमने हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी तुम ये 18 क्वेश्चंस कर लो, कुछ तो एटलीस्ट पेपर में जाके लिखने के लायक तुम हो जाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट है, अगर कुछ अच्छा लगे वो भी बताना, और क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना, ठीक है। प्लीज दोस्तों के साथ शेयर किया करो, हमें मोटिवेट करो ताकि हम और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सके। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।